अभी आपको पता है वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब वेक्टर में आपको थोड़ा सा आता है, सुना है स्कूल में वेक्टर थोड़ा सा, ठीक। वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब ध्यान से अगर हम देखें कि वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू और डायरेक्शन। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हमारे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका था डॉट वाला तरीका, जो हमने लास्ट 2 क्लास में पढ़ा। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉस वाला तरीका। कौन सा तरीका? तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का क्रॉस वाला तरीका, इसका नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें करते क्या है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। क्रॉस प्रोडक्ट में हम पहले लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है एक सी वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर का जब क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद जो इंसान पैदा हुआ वो वेक्टर है या स्केलर है? तो जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। इसीलिए इस मल्टीप्लाई को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है इन सबको। तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो अपने आप में एक वेक्टर होता है। इट्स नॉट अ नंबर, इट्स अ वेक्टर। तो मतलब प्रश्न आपको दो वेक्टर देगा ए और बी, और आपसे बोलेगा इनका क्रॉस करके सी वेक्टर निकालो। हम निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, अभी जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी होता होगा और इसकी डायरेक्शन भी होती होगी। तो शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि भाई अगर मेरे को क्वेश्चन ने कहा कि ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करो। ए वेक्टर की जानकारी देगा वो आई जे के में, ठीक है। तो ए वेक्टर की जानकारी वो आपको देगा, बी वेक्टर की जानकारी आपको देगा, और बोलेगा इनका क्रॉस कर दो। तो क्रॉस करके जो आंसर आया, जो आंसर आता है हमारा सी वेक्टर, जो आंसर आया उस आंसर की वैल्यू क्या है? ए क्रॉस बी करके जो आंसर आता है उसकी वैल्यू क्या है? क्या जानना है? बस वैल्यू। ए क्रॉस बी करके जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो होता है ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पेन मत चलाना। ए क्रॉस बी, ये बताना ये जो फॉर्मूला है ये ए क्रॉस बी निकालने का है या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने का है? ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर है, हम उस वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर तो वैल्यू निकालने के लिए आपको करना है पहले वेक्टर की वैल्यू इंटू दूसरे वेक्टर की वैल्यू ए और बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी साइन थीटा से आप ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लग जाएगा। आप मान लेते हैं ए वेक्टर है और मान लेते हैं बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। दूसरी चीज बहुत ही ध्यान से सीखना, बहुत ही ध्यान से। भैया ए क्रॉस बी की के मैग्नीट्यूड की बात तो कर ली, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? बार बार अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहो कि ए क्रॉस बी करने पर एक वेक्टर पैदा होता है, उस वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होती है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है। हमने ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल है, उसे कहते हैं राइट हैंड रूल। क्या कहते हैं? तो आप राइट हैंड थंब रूल से जिंदगी में कभी भी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। भैया ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अमूमन होती क्या है, राइट हैंड से निकालते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। डायरेक्शन निकालते कैसे होती क्या है समझो। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी कहां होगा? पहले तो मैं इमेजिन करा देता हूं। ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसी जगह पे होता है, ऐसी लाइन के अलॉन्ग होता है, इस डायरेक्शन में होता है जिससे कि वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो पाए। ए क्रॉस बी वेक्टर अपने आप को वो डायरेक्शन प्रदान कराता है जो डायरेक्शन ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। पहले लाइन समझ गए, अब रियल में समझो। अगर ए वेक्टर इसी प्लेन में ब्लैक बोर्ड पे इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एक के नहीं दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो भैया दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो किस तरफ होगा? दो ही ऑप्शन है,
ए क्रॉस बी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रहा होगा या तो ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा होगा। आप खुद देख के देख लो यार कि अगर मेरे पास ये ए और बी वेक्टर है, दो ए और बी वेक्टर है ग्रे वाला, और ये इस प्लेन में है ऐसे, किसी ने मुझसे बोला ए क्रॉस बी कहां होगा, मैंने कहा यार ये तो नहीं पता कहां होगा, लेकिन जहां भी होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसी लाइन जब मैंने सोची, क्या ये जो मैंने लगाया है ये पेन, क्या ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है? क्या ऐसे लगा दूं अब परपेंडिकुलर है दोनों के? अब ऐसे टेढ़ा सा लगा दूं तो अब परपेंडिकुलर है और भी दोनों के? श्योर हो? देखो आपको इसके तो परपेंडिकुलर लग रहा होगा शायद, इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या इसके परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो अगर ए और बी इस प्लेन में है तो ए क्रॉस बी ने प्रण ले लिया, मुझे होना इन दोनों के परपेंडिकुलर ही है। ए और बी का क्रॉस करके जो नया वेक्टर पैदा होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है ऐसे, या तो सामने की तरफ या तो पीछे की तरफ। तो अब आप ध्यान से देखें, ये जो मेरा ए है और जो बी है, ये जो मेरा ए क्रॉस बी है, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहां से आपको एंगल दिखाऊं तो आपको 90 दिख रहा है, इसके और इसके बीच का एंगल भी आपको क्या दिख रहा है? तो ए और बी अगर इस प्लेन में है तो ए क्रॉस बी या तो बाहर होगा या फिर अंदर भी हो सकता है, अंदर की तरफ। तो इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि यही लाइन है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। हर बार ऐसे डायग्राम बना के सोच के ऐसे नहीं कर सकते हम। तो हमने एक बात याद कर ली, पहली बात याद कर ली, वो याद क्या करिए कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने में रूल कौन सा काम आता है? राइट हैंड थंब रूल। कोई पेपर में पूछ ले 1 नंबर में कौन सा रूल काम आता है, बता देंगे। सेकंड बात, अगर कोई मुझसे पूछे कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां होती है, तो पहले मैं थ्योरी में उसे बताऊंगा। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी करने के बाद जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो पहले मैंने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली कि मुझे पता है ए क्रॉस बी एक ऐसी डायरेक्शन लेता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। भैया ये लाइन हमारे काम की है, मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे ऐसे प्रश्न, अभी शीट दूंगा ना वेक्टर की, ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे कि तुम अगर दिमाग वाले हो और तुम्हें ये लाइन पता है तो तुम समझ जाओगे तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे प्रश्न होंगे भैया? एग्जांपल दो। मैंने आपसे कहा कि बालक एक वेक्टर है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, एक और वेक्टर है 7i कैप j कैप माइनस k कैप, फाइंड अ न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। उसने क्रॉस करने के लिए नहीं बोला मुझे, उसने मुझे क्या बोला? ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर निकाल के दिखाओ। मैं जानता हूं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका क्या है। जब मैं ए और बी को क्रॉस करता हूं तो ए और बी को क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर पैदा होता है वही तो होता है दोनों के परपेंडिकुलर। अगर क्वेश्चन मुझसे कभी ऐसे बोले ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनका क्रॉस करो, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, मैं आपको भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन मुझसे ऐसे ना बोले, ऐसे बोले फाइंड अ न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। ए और बी के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर निकालना है तो एक ही तरीका है, उसको बोलते हैं क्रॉस करना, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या तरीका है? क्रॉस प्रोडक्ट करके ही हम ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर पैदा कर सकते हैं। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के रूप में कि जब दो वेक्टर का क्रॉस होता है तो जो आंसर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। दोबारा, जब दो वेक्टर का क्रॉस होता है तो जो नया वेक्टर आता है वो उन दोनों के। तो ये बोलना गलत है, सही है बताना, ट्रू फॉल्स। ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ट्रू है फॉल्स है? ए क्रॉस बी नामक वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ट्रू? ठीक है, हाँ ना बोलो। अच्छा, अब मैं आपको डायरेक्शन निकालनी सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखना, बताना मुझे। हाँ जी मैम। नहीं, कभी नहीं बालक, मैंने क्या आपसे ये बोला कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे? हो तो सकता ही है। ए और बी के बीच में एंगल कितना लिया मैंने? थीटा। समझ रहे हो? ए और बी के बीच के एंगल से मुझे कोई मतलब, मैं तो कह रहा हूं ए और बी के बीच में कितना भी एंगल हो, ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच में इतना एंगल हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना, ए क्रॉस बी ने रूल बना रखा है, मैं इन दोनों के परपेंडिकुलर रहूंगा हमेशा। इनके बीच का एंगल से कोई फर्क, इनके बीच का एंगल कोई भी हो सकता है, जो इनका क्रॉस करके आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा। तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। दिमाग के अंदर इसको अच्छे से बैठाने में 1 से 2 क्लास लग जाती है। जब क्वेश्चन करके आते हो, डाउट लेते हो, तब समझ में आता है अच्छा दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो क्रॉस कर दो। क्योंकि क्रॉस करने पर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या होता है
एक नया वेक्टर पैदा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या होता है, एक जिसकी डायरेक्शन दोनों के, मानते हो, समझ गए। अच्छा अब देखो निकालते कैसे डायरेक्शन। भैया ए है बी है और आप कह रहे हो ए और बी का क्रॉस करेंगे तो आंसर इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, बाहर या फिर अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा बाहर आ रहा है, हमें कैसे अंदर आ रहा है, राइट हैंड। क्या अब मैं यहां पर आपको 3 इलस्ट्रेशन देता हूं, मैं स्लाइड को हटा रहा हूं, ठीक है, वापस आ जाएंगे इसमें। तो मैं आपको 3 इलस्ट्रेशन देता हूं। हाँ जी, आप बताइए, आप बताइए, कुछ बोल रहे हो, तेज बोलना, लास्ट बच्चों को सुनाई देना चाहिए। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन पे लाई करते हैं। आप मुझे 2 वेक्टर बना के दिखाओ, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कैसे बना लो, एक प्लेन में लाई करेंगे यार, वो तो इम्पॉसिबल ही है, ठीक, बट ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, एंड मैंने तुमसे बोला ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ, बाहर है अंदर है कहां है, ठीक है। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। इस केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, और एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इस केस में डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी। समझदार बच्चे समझ गया कि अगर ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है तो ए क्रॉस बी या तो बाहर होगा या तो, तभी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो पाएगा। ए क्रॉस बी के मैंने 2 ही डायरेक्शन छोड़ी है, और भैया बाहर होगा या अंदर होगा ये कैसे पता लेगा, आपके राइट हैंड से। करना क्या है, राइट हैंड को लेंगे, हम लेंगे राइट हैंड को लेंगे और कर्ल करके दिखाओ, कर्ल, इसे कर्ल करना कहते हैं, घुमाना, कर्ल हो रहा है राइट हैंड। अरे ये क्या कर रहा है, लड़के का नाम क्या है, तेरा, हाँ, आपको हाथ टर्न करना है, ऐसे बंद खुलना नहीं है, हाथ को टर्न करना है, तो समझ पा रहे हो, तो इसे कहते हैं कर्ल करना। क्या कहते हैं, आपको अपने राइट हैंड को ए से बी की तरफ ले जाना है, कहां से, छोटे एंगल वाले रास्ते से, दोनों लाइन बोली मैंने, आपको अपने राइट हैंड को घुमाना है ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, लेकिन कौन से रास्ते से, छोटे वाले एंगल से। अब ध्यान से देखना, आपको डायरेक्शन किसकी निकालनी है, ए क्रॉस बी, पहले कौन है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल रहे हो तो आपको हाथ को ए से बी तक ले जाना है, कहां से कहां तक, और बाय चांस तुम इसी क्वेश्चन में बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालोगे, बहुत बढ़िया, तो पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर तक जाते हैं। बच्चों इसको उल्टा मत कर देना, भैया 2 वेक्टर का क्रॉस है, हम तो कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अलग होती है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, समझ रहे हो, अगर ए क्रॉस बी बाहर की तरफ है तो बी क्रॉस ए बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो अपने राइट हैंड की फिंगर को लेंगे, फिंगर्स को, और कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ। मुझे ए क्रॉस बी की निकालनी है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, तो ए ये रहा, बी ये रहा, ए और बी के बीच का छोटा एंगल ये है ना, बड़ा एंगल ये है, छोटे एंगल वाले रास्ते से राइट हैंड को। अब बताना, क्या मैं अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं, ए से बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं, थंब कहां जा रहा है, अंदर या बाहर, मैं अपने हाथ को ए से बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं, थंब कहां है, तो ए क्रॉस बी कहां होगा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन। मुश्किल है। अब इसी प्रश्न में अगर कोई मुझसे बी क्रॉस ए पूछे तो बी से ए की तरफ जाऊंगा, तो अब मैं बी से ए की तरफ अपने हाथ को कर्ल करूंगा, थंब कहां है, पक्का, बालक करके भी देख लेना, थोड़ा सा बाहर ही आ रहा है, बी से ए की तरफ जाऊंगा तो कहां आ रहा है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहां होगी, ये तो मैं पहले बता चुका था कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ए क्रॉस बी अंदर है तो बी क्रॉस बी बाहर होगा। यहां आ जाओ, इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो कहां से कहां जाएंगे, छोटा एंगल कौन सा है, इधर वाला है या नीचे से, ये छोटा एंगल है, तो छोटे एंगल से ए से बी की तरफ चलते हैं और देखते हैं थंब कहां जाता है, किधर जा रहा है बताओ, ए से बी की तरफ। श्योर हो कि अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी। इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, इफ यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम, कौन सा हाथ, राइट लेफ्ट, राइट हैंड की फिंगर्स को कहां से कहां कर्ल करना है, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक फिंगर को कर्ल कर दो, कर दिया भैया, हम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी।
थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, फिंगर्स को कर्ल करना है ए से भी, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गए? श्योर हो? अक्षर याद रहेगा या सुना है बस? याद रहेगा। याद नहीं रहेगा तो बोलते मैं दोबारा बता दूंगा। देखो, राइट हैंड थंब रूल में हमें फिंगर्स को कर्ल करना होता है राइट हैंड के, कहां से कहां? कर्ल योर फिंगर्स, कौन सा हाथ? अच्छा, फ्रॉम ए टू along the smaller angle। ये बात समझ पा रहे हो? छोटे एंगल की तरफ से जाना है तो कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, और फिर उत्तर कहां से मिलेगा? थंब विल पॉइंट, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ। इलेवेंथ मैंने स्कूल में कभी ये थ्योरी में आते हुए देखा नहीं है, पर फिर भी हम लिखवा रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं पता, हर स्कूल लग पेपर आता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये क्लियर कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ये रही उसकी स्टेटमेंट, राइट हैंड थंब। ठीक है, हमें फिंगर्स को कर्ल करना होता है ए से बी की तरफ, और थंब बता देगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। चले आगे? समझ में आ गया? श्योर हो? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया? कर लोगे सॉल्व? तुम क्वेश्चन देंगे तो अपना डायरेक्शन निकाल दोगे? अच्छा, अब वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी और बातें, पहले कुछ बेसिक जानते हैं। देखो, आप ए क्रॉस बी के बारे में क्या जान चुके हो कि इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो होता है मॉड ए मॉड बी, और डायरेक्शन के लिए रूल यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए रूल यूज करते हैं। सवाल है मेरा, आराम से सुनना। पहला केस, अगर ए और बी के बीच में एंगल ए पार्ट 0 डिग्री हो, दो वेक्टर है ए और बी, ए और बी, और ये एक के ऊपर एक है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, क्या होता है? 0 डिग्री का मतलब क्या है? दोनों वेक्टर पैरेलल है। क्या है? सही बोल रहा हूं? अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो दोनों क्या होंगे? तो अब हम क्या देखने वाले हैं इस स्लाइड में? हमें देखने वाले हैं कि आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, लेकिन दो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, लेकिन अगर हम दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस करें तो क्या उत्तर आएगा? अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल है 0 डिग्री, यानी पैरेलल है दोनों वेक्टर, और मैंने उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ए क्रॉस बी का मॉड, फॉर्मूला क्या है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहां पे थीटा क्या है? 0। तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 होता है 0, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? तो हम ठोक के बोल सकते हैं कि यार ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? कब? पैरेलल। If two vectors are parallel, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने करके देखा, लेकिन याद हमें यही रखना है कि जब भी दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस करोगे 0 आएगा। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। श्योर? अब जो बच्चे 2-3 क्लास से पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उनसे कुछ जानकारी निकलवाते हैं। अगर पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो कौन कौन जानता है कि आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है उसे कहते हैं, और जे कैप क्या है? वाई एक्सिस वाला जे कैप, और के कैप क्या है? ठीक है, आई, जे और के। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी वैल्यू कुछ भी हो, उनका क्रॉस 0 आएगा क्या? दो वेक्टर अगर पैरेलल है, पैरेलल, तो उनका मॉड ए मॉड बी कुछ भी हो, क्योंकि वो पैरेलल है तो उनका क्रॉस 0 आएगा, क्योंकि मॉड ए की वैल्यू 50 और मॉड बी की 200 को फर्क नहीं पड़ता। साइन थीटा में 0 हो गया तो 0 हो जाएगा सब कुछ। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन टू वेक्टर्स आर देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। अभी दिमाग में डाल रहा हूं, अभी पूछूंगा बात, बताना मुझे। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनका क्रॉस क्या होता है? 0। तो एक सवाल है मेरा आपसे, बताना
आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? आई कैप इज अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अगेन आई कैप इज अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों आई कैप ही है, दोनों सेम ही तो हैं, सेम दोनों आई कैप पैरेलल नहीं होंगे क्या? पक्का? तो इनका क्रॉस क्या होगा? और रीजन क्या दोगे? आप बोलोगे क्योंकि आई कैप इज पैरेलल टू, एंड वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल क्रॉसेस, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल क्रॉसेस। तो आगे बढ़ो और बताओ मुझे यार कि अगर मैं जे कैप क्रॉस जे कैप कर दूं तो? श्योर। और के कैप क्रॉस के कैप? जीरो। बढ़िया बात। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं तो 3 आई कैप क्रॉस 4 आई कैप, अब क्या आएगा? क्यों भैया? 3 आई कैप भी एक्स के अलोंग है, 4 आई कैप भी। 3 और 4 तो उसकी वैल्यू है ना, कि 3 आई कैप की वैल्यू 3 है, 4 आई कैप की वैल्यू 4 है। वैल्यू भैया कुछ भी हो, डायरेक्शन तो दोनों की क्या है? सेम। डायरेक्शन सेम है तो मतलब पैरेलल है, और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? नहीं आया। तो सेम वालों का आई कैप का क्रॉस जीरो, जे कैप का क्रॉस जीरो, के कैप का बहुत मुश्किल है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनका क्रॉस क्या होता है? आगे बढ़े श्योर। अब एक केस लेते हैं जब दोनों वेक्टर क्या हैं? परपेंडिकुलर। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। डायग्राम बनाता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच का एंगल, अब इनका क्रॉस करना है तो फॉर्मूला तो एक ही है मेरे पास, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन एंगल कितना? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो एंगल 90 हो जाएगा, और साइन 90 क्या होता है? यानी कि ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? मॉड ए, सिंपल मल्टीप्लाई हो गए तो ए क्रॉस बी हो गया मॉड ए, जब थीटा क्या है? तब ठीक है मेरी। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस जीरो नहीं होता। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनका क्रॉस होता है पहले वेक्टर की वैल्यू इनटू दूसरे वेक्टर की वैल्यू, मॉड ए। ठीक है पक्का? साइन वाला फैक्टर आता है नहीं, साइन से हट जाता है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मॉड ए। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है? तो आपसे पूछे ना क्रॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, आप बोलोगे अब थीटा क्या हो जाएगा? ठीक, तो ए क्रॉस भी होता है मॉड भी, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो। तो आपने परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों का केस देख लिया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग होता है? क्या जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग होता है? क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं? तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका डॉट करोगे, क्रॉस करोगे सॉरी, तो क्रॉस करने पे क्या आएगा? पहले वेक्टर का मॉड इनटू। और कौन कौन ये जानता है कि सिर्फ आई कैप की वैल्यू, सिर्फ जे कैप की वैल्यू भी, के कैप की भी? तो भाई अगर आई कैप की वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1, यानी कि आई क्रॉस जे क्या आ गया? आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आ गई? 1। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं जे क्रॉस आई, क्या जे वाई एक्सिस है? और ये दोनों अब भी परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस आता है पहले की वैल्यू इनटू, और हम जानते हैं दोनों की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 1। यहां लिखा है के कैप क्रॉस आई कैप। क्या के कैप जेड एक्सिस है और आई कैप? बताना, एक्स और परपेंडिकुलर है क्या? थीटा 90 परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस क्या होता है? पहले की वैल्यू इनटू, और के कैप की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा? 1। तो यहां से आपने क्या रिलेशन सीखा कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल थे, आई आई जे जे के क्या आया? पैरेलल में आता है 0, लेकिन भाई जब पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो आ रहा है 1। वैल्यू क्या आ रही है? 1। समझ रहे हो? पक्का? तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो इतना देखने के बाद बच्चा एक मंत्र मन में बना लेता है कि अगर मैं सेम बंदों का क्रॉस करूंगा आंसर 0 आएगा। सेम बंदों का, आई कैप वाले का आई कैप वाले से क्रॉस करूंगा आंसर 0, जे कैप वाले का जे कैप वाले से क्रॉस करूंगा आंसर 0, लेकिन मैं आई कैप वाले का अगर जे कैप वाले से करूंगा तो कुछ आंसर आएगा, कुछ आंसर नहीं आया समझ?
आई वाले का जे से करने में कोई आंसर आएगा, जे वाले का के से करने से कोई आंसर नहीं आएगा। आई आई का क्रॉस 0, जे का क्रॉस के का क्रॉस आई क्रॉस के आंसर आएगा 0। अच्छा बढ़िया बढ़िया, ये समझ गए हो। अब क्या है ना, आई क्रॉस जे बच्चों एक वेक्टर है। क्या है? अभी अगर अपनी बुद्धि से देखो तो मैंने आपको आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड बताया है 1 है, जे क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड बताया है 1 है, के क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड बताया है 1 है। इनकी डायरेक्शन क्या है वो तो मैंने बताई ही नहीं आपको। राइट हैंड थंब रूल लगाना महंगा पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, सिंपल याद कर लेते हैं। कैसे? आई क्रॉस के की डायरेक्शन कैसे निकलती है भैया? बोलो, आई जे के। क्या ऐसे लिख दोगे इज्जत से तीनों को? आई जे के लिख दोगे इज्जत से? इज्जत से लिख दिया। अब बनाओ एरो, आई से जे से के से आई। ये जो छोटा सर्कल है, अगर मैं अपनी कॉपी में कहीं पर भी साइड में बना लूं और क्रॉस का क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे राइट हैंड थंब रूल लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे भैया? ये क्या जुगाड़ है? ये जुगाड़ ये है, अब मेरी बात ध्यान सुनना ध्यान से। जब मैं आई और जे का क्रॉस करूंगा, आई क्रॉस जे आंसर आएगा, अगला वाला बंदा आंसर होता है। आई और जे का क्रॉस करोगे, अगला वाला बंदा आंसर होगा। ठीक है? और देखो, अगर तुम इसी सर्कल के अलॉन्ग चलते रहे जैसे मैंने बनाया है ऐसे, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर तुम्हें उल्टा चलना पड़ रहा है बाय चांस, तो आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। यहां लिखा मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप। सीखना और मुझे ये बताना कि समझ में आया नहीं आया। आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी? आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू नेक्स्ट वाला बंदा कौन? क्या मैं आई से जे पे आया तो मैं इसी एरो के अलॉन्ग चल रहा हूं? जब तक आप ऐसे चलते रहोगे तब तक पॉजिटिव आंसर आएगा। अच्छा, अब मैं बोलता हूं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के अगला बंदा कौन है? आई कैप, आई कैप। के क्रॉस आई, कौन कौन ही समझ गया कि जब दो बंदों को क्रॉस करेंगे तो तीसरा बंदा आंसर होगा? नहीं आया? आ गया? श्योर हो? आ गया? आई क्रॉस जे क्या होता है? वहां देख लो, इस चक्के में देखो, आई क्रॉस जे क्या होता है? इधर देख के आंसर दो है भाई। और जे क्रॉस के, और अब मैं बोलूं उल्टा, के क्रॉस जे, तो होगा तो तीसरा बंदा ही, लेकिन उल्टा जा रहे हो तो माइनस का हो जाएगा। नहीं आया? तो बताओ जरा मुझे, अगर मैं बोलता हूं तुमसे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या आंसर होगा? माइनस जे कैप। समझ रहे हो? कौन कौन समझ गया उल्टा और सीधा? हाथ नीचे। तो आई जे के, बोलो आई जे के, और बिल्कुल क्लॉकवाइज। घड़ी की ऐसे होती है ना, क्लॉकवाइज एरो बना दिया आपने, और फिर आपको जो निकालना है, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के कैप। विद्वान समझ रहे हो क्या? अगर मैं इतना सीखने के बाद तुम्हें प्रश्न दूं यहां पर, तो मुझे बताना कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 आई कैप क्रॉस 4 जे कैप। दो वेक्टर है, क्रॉस करना है। सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा। पहले ही देखो, ये आई और आई तो नहीं है ना, क्योंकि आई और आई होता तो फिर तो 0 आ जाता। आई क्रॉस आई क्या होता है? 3 और 4 देखने की जरूरत ही नहीं है। के क्रॉस के 0, जे क्रॉस के जे 0। यहां आई है और ये जे है, तो पहले मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 जा, और फिर करूंगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, तो आंसर आ गया 12। नहीं सीखा? के कैप है, हाँ, के कैप मतलब जेड एक्सिस होता है ना, डायरेक्शन आ गई, ये रही वैल्यू, ये रही डायरेक्शन। एक और बोलता हूं, पहले नंबर को मल्टीप्लाई, पहले देखो सेम तो नहीं है, आई और के अलग आ गए, वाह, 3 7 जा, आई क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के क्या आएगा? तो यहां जे कैप आ गया और यहां पर, तो आंसर आ गया -21 6। बहुत मुश्किल है, समझ में आ रहा है? अरे बोल दो जी। अच्छा, अभी चलो ये तो भारी क्वेश्चन है, मैं पहले आपको हल्का क्वेश्चन कराता हूं। अब आप अपनी बुद्धि से करेंगे और बोलेंगे क्या क्या होगा। 2 आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस 3 के कैप। बच्चों वाला मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, पहले इससे इसको करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे। अब मन में सोचो, आई कैप और के कैप अलग अलग है, तो 3 2 जा, पहले 6,
और यहां है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या होता है, बनाओ क्या, तो माइनस जे कैप। सही है, आंसर आ गया, अभी और भी करना है। अब बारी किसकी है, तो जे कैप इंटू 3 के कैप, अलग अलग है, अलग अलग है, तो जे के साथ 1 है, यहां 3 है, 1 3 था, और जे क्रॉस के प्लस का, तो ये आंसर है आपका। मुश्किल है क्या, दो वेक्टर का क्रॉस करके वेक्टर ही पैदा हो रहा है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, आम बच्चा इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलता है, पर बुक्स कहती हैं इसके दो नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट और, बिकॉज दोनों वेक्टर का क्रॉस करके इस बार वेक्टर हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन तो करोगे। अरे भाई क्या हो गया, ये आई कैप जे कैप दिख तो रहा है, ये डायरेक्शन, हाँ इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो डायरेक्शन आ जाती है, तो एक वेक्टर आ गया आपके पास आंसर। अब आपको इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकालना तो आता होगा, मॉड से डिवाइड करना, किसी बड़े वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होती है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। अगर नहीं आता तो मुझसे सीख लो, शायद तो एब्सेंट था उस टाइम। याद देखो, अब अपनी बुद्धि से करना है और जल्दी आंसर बताना है। अरे 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 मुंह से बोल दो ना यार। 3 आई कैप क्रॉस होगा 0, अरे वाह बहुत बढ़िया। जे कैप और आई कैप, पहले तो 1 यहां पे 1 है, 1 इंटू -2, और जे क्रॉस आई, हाँ तो जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हो तो क्या आएगा, सही है। अभी लिखते चलो, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसकी बारी भी हो चुकी है, इसका तो बेचारे का 0 ही हो गया। अब तीसरे की बारी है, 7 इंटू -2, और के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई जे, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो 2 और प्लस माइनस, मुश्किल है, प्रोसेस समझ रहे हो। अभी क्या है ना, यहां पर 3 बंदे हैं और यहाँ 1 बंदा है, तो आप बातों बातों में कर पा रहे हो। अगर यहाँ 3 और यहां भी 3 होते तो 9 पेयर बनते, समझ रहे हो। अगर मैं यहां भी ऐसा वेक्टर ले लूं, 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप क्रॉस 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप, और इनको क्रॉस करो, आपको टाइम लग जाएगा। इसमें एरर होने का चांस भी बहुत होता है, क्योंकि बच्चे कई बार करते हैं उल्टे जा रहे होते हैं तो माइनस नहीं लेते, गलती हो जाती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं आप ये करके दिखाओ, तो आप ऐसे नहीं कर नहीं पाओगे। आप आई कैप को आई कैप से करोगे, बोलोगे 0, फिर आई कैप को इससे करोगे जे कैप से, फिर आई कैप को के कैप से, फिर बारी आएगी जे कैप वाले की, फिर इसको इससे करोगे, इसको तीनों को तीनों से करोगे, 9 पेयर बनेंगे, 9 बार सॉल्विंग, दिमाग लगेगा, आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा, कोई बुरी बात। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए एक आसान तरीका बनाया गया, जिससे आप 3 वालों का क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी कर पाओ, बहुत जल्दी। उसे कहते हैं डेट। क्या कहते हैं, डेट, डिटर्मिनेंट मेथड या डेट शॉर्ट फॉर्म है। डेट की मदद से क्रॉस निकालना बड़ा आसान है। स्कूल वाले कुछ करा देते हैं, कुछ स्कूल वाले कहते हैं नहीं रहने दो, ऐसे ही कर लेगा बच्चा, खाली तो बैठा है पेपर में, कर लेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। पर अपने को पूरा सीखना है तो अपन सीख लें, सिखाऊं। ऐसे क्वेश्चन तो कर दोगे ना, 1 से हो रहा है 2 को हो रहा है, तो हाँ चलिए। अब क्वेश्चन में मुझे वेक्टर दिया 2 आई कैप 3 जे कैप के कैप आई माइनस जे प्लस के दे दिया। व्हाट इज द प्रोसेस, द प्रोसेस सेज एक डेट बनाओ। डेट क्या होता है भैया, बिल्कुल नहीं आता। या फिर ट्राइंगल में मत लिखो, ए क्रॉस बी लिखो। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम एक अजीब सा नंबरों का गुच्छा बनाएंगे और उस गुच्छे को सॉल्व करेंगे और ए क्रॉस बी आ जाएगा। भैया वो करना जरूरी है। देखो पहले 3 क्वेश्चनों में मुश्किल लगेगा, चौथे में तुम बोलोगे अरे ये तो बहुत इजी है। वो हर बार एक को लेना है भैया डिफिकल्ट है, ऐसे कर लेते हैं। तो सीखें, अरे बोल दो। तो सबसे पहले 2 वेक्टर दिए होने चाहिए आपको, ए और बी। क्या आपको ए के बारे में तीनों आई कैप जे कैप के कैप दे रखे हैं, बी में भी दे रखे हैं आई कैप जे कैप के कैप। तो अगर कोई नहीं भी होता तो हम उसे 0 मान लेते, है ना। सबसे पहले लिखा जाता है ऊपर आई कैप,
क्या लिखा है मैंने, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप मान गए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। अब मैं वेक्टर्स में जाऊंगा ए और बी में, और ए क्रॉस भी करना है ना, ए क्रॉस भी करना है, तो ए वेक्टर के सारे भाई बहनों को यहां लिखूंगा और बी वेक्टर वाले नंबर्स को यहां लिखूंगा। भैया लिखना क्या है, सुनो, आई कैप के साइड में, जे कैप के साइड में और के कैप के साइड में जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है वो लिखना है। बताओ ए में क्या है, 2 3 1, श्योर हो? तो मैं यहां लिख दूंगा आई के नीचे 2, भैया एज इट इज उतारना है, हाँ एज इट इज। जे कैप के नीचे 1 माइनस 1, कितनों को लगता है कि दो वेक्टर पता होंगे तो हम ऐसे ऐसे लिख देंगे? 3 लाइन बनानी है, पहले ऊपर लाइन में आई माइनस जे के, फिर पहला वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर। नहीं आ रहा, यहां तक तो कर लेंगे, ये तो उतारना 1 सेकंड का काम होगा, वहां से देखा उतार दिया। अब इसे सॉल्व करना है फॉर्मूले में, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब बताएं कैसे ओपन करते हैं इसको। इसको ओपन करते ही आपका एक क्रॉस भी निकल आएगा। इसे ओपन कैसे करते हैं भैया, आपने लिखना सिखा दिया। कभी भी दो वेक्टर दिए होंगे तो हम ये डिटर्मिनेंट बना देंगे, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या आप ए और बी वेक्टर दिया होगा, क्रॉस करना होगा, तो ये डिटर्मिनेंट लिख देंगे। अच्छा, अगर आप डिटर्मिनेंट लिख देंगे तो बस एक बात बहुत ही गहराई और बहुत ही ध्यान से देखें, द रूल सेज, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले 3 क्वेश्चन, पहले 3 कराऊंगा, आपको डिफिकल्ट लगेंगे, पहली बार सीख रहे हो, नया सीख रहे हो। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जब पहले आपने क्लास 10th में सब्स्टिट्यूशन सीखा था तो वो इजी लगता था। एलिमिनेशन में पहले नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करो, सेम बनाओ, फिर माइनस हो। और लॉन्ग टर्म में बच्चे को समझ में आता है, 90% बच्चों को, कि एलिमिनेशन इज द इजियर वे, सब्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गर वे, ठीक है। पर स्टार्टिंग में एलिमिनेशन सीखने में थोड़ा दिक्कत होती है, पहली 2 क्लास में, एक क्लास में 4 क्वेश्चन में। इसके भी 4 क्वेश्चन है, बस 4 क्वेश्चन निकल गए 5 में, तो आप अरे भैया मजा आ रहा है इसमें, ये ज्यादा आसान है। करना क्या है, सुने, ऊपर वाले भाई को लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ठीक, तो आई कैप को लिखा, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये बताओ, आई कैप जो है वो किसी, इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कॉलम। आई कैप जो है वो इस रो का पार्ट है और इस कॉलम का। तो आई कैप वाला रो और आई कैप वाला कॉलम अगर मैं ढक लूं तो 4 नंबर दिख रहे होंगे। किसको 4 नंबर दिख रहे हैं भाई? नंबर बोलना कौन कौन से? क्योंकि मैंने यहां पे आई कैप लिखा है, दोबारा, क्योंकि मैंने यहां पे, तो मैंने आई कैप की रो और आई कैप के कॉलम को ढक दिया, मुझे 4 नंबर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? इन चारों नंबरों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? कैसे भैया? 3 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 1, दोबारा 3 इंटू 1 माइनस -1 इंटू, तो कैसे किया मैंने लिखा 3 इंटू 1 माइनस -1 इंटू, किस किसने कभी ऐसे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई देखा है अपने जीवन में? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। नहीं आ रहा? सुनने में आ रहा है, समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। भैया ये जो आपने किया ये कैसे करना है बेटा? आई कैप जब लिखा है मैंने वहां पे, तो आई कैप के रो और कॉलम को ढकने के बाद जो 4 नंबर बचेंगे, उन 4 नंबरों में ऊपर से शुरू करते हुए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। लिख दिया, आई कैप की बारी खत्म, आई कैप खत्म। अगला बंदा कौन है? माइनस जे कैप। कौन है? आई कैप। अब किसकी बारी आ गई? माइनस जे कैप की। लिख दिया। अब माइनस जे कैप के साथ में ब्रैकेट बनाते हैं। अब बच्चों माइनस जे कैप को कवर करना है, माइनस जे कैप को। अच्छा मैं ये हटा दूं। अब बालक माइनस जे कैप को कवर करना है। माइनस जे कैप जिस कॉलम में है उसे ढक लिया, जिस रो में उसे ढक लिया। 4 नंबर दिख रहे हैं, कौन कौन सा? इधर 2 1 और इधर भी 1 है, और ये नहीं आ समझ में। तो जे कैप की बारी जब आती है तो जे कैप के रो और कॉलम को ढक लेते हैं। 4 नंबर बच रहे हैं, 2 1 1 1, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू, श्योर है आपको? तो आपको ऐसे लिख देना है वहां ब्रैकेट में कि 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू, अब आखिरी बंदा कौन है? प्लस का, क्या के कैप प्लस में है ना? प्लस के कैप। अब के कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? के कैप वाली रो और कॉलम को कवर कर लो। 4 नंबर दिख रहे हैं,
नहीं दिख रहे? तो बताओ क्या होगा, 2 इंटू माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, नीचे से, ठीक है। 2 इंटू -1 बोलो ना भाई, माइनस 1 इंटू, किसको लगता है ये कर लेंगे? ये पहली बारी किसकी आई थी? उसके रो और कॉलम को ढका, 4 नंबर बचे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस जे कैप लिखा, 4 नंबर बचे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर प्लस के कैप लिखा, 4 नंबर बचे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सही है। अब मेरे साथ बस बच्चों वाली कैलकुलेशन करना, 3 1 सा -1 इंटू 1 -1, और -1 इंटू 1 क्या होता है? और वो -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाओ, 2 1 सा माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 इंटू -1 और -1 इंटू 3 यानी कि -3। तो अब बताओ क्या आएगा, 3 + 1 4, तो आई कैप के बगल में क्या आ गया? तो क्या लिख सकता हूं, 4 आई कैप। अच्छा 2 -1 तो यहां माइनस जे है, तो -1 जे कैप या फिर माइनस जे कैप। अब यहां पे आ रहा है -2 -3 -5, दिस इज ए क्रॉस बी। बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा जल्दी, पहले इधर इधर 2 आई कैप, क्वेश्चन देख के बोलो पहले, 3 जे कैप, यहां पर ए वेक्टर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नोट से क्या बोला, इनका क्रॉस करो, नहीं देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फाइंड अ न्यू वेक्टर, यहां यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, समझ रहे हो? वो कह रहा है इसके और इसके परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर बताओ, और हम ही जानते हैं कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो इन दोनों का क्रॉस करना पड़ेगा। वो अलग बात है, वो क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आएगा, क्वेश्चन ने मुझसे वो वेक्टर नहीं पूछा, उसका भी यूनिट वेक्टर पूछा है, पर पहले क्रॉस तो कर ले। ए और बी का क्रॉस करूंगा तो ए और बी के परपेंडिकुलर कोई ना कोई वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है ए और बी के परपेंडिकुलर कोई ना कोई वेक्टर मत निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। तो पहले ए और बी के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर निकाल देते हैं, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। जिसको नहीं आता यूनिट वेक्टर निकालना, उसे बता रहा हूं बहुत इजी है। मुश्किल है क्या? किसको आता है? सिखाया तो था ही हमने, यूनिट वेक्टर निकालना। बेशर्मो हाथ पूरा ऊपर कर दो ना, ऐसे करो ये भैया आता है तो फिर गलत हो जाएगा, हमें आता है, अच्छी बात है। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत करे थे उसके यूनिट वेक्टर के। खैर अभी आप यूनिट वेक्टर पे ध्यान ना दें, आप ये ध्यान दें कि आपको ए और बी के परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर इजाद करना है, पैदा करना है, निकालना है, तो इनका क्रॉस होगा। मैंने दोनों को लिख दिया, अब मैं इनका क्रॉस करना चाहता हूं, लेकिन द रूल से सबसे पहले आई माइनस जे, अब लिखा जाएंगे नंबर 2 3 1 2 3 1 1 -1 -2, सही है। चालू करें? अब तुम बोलना मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम ही करना। तो हम निकाल रहे हैं यहां पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आई कैप को लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। बताओ भाई, 3 इंटू -2 माइनस, ठीक है, 3 इंटू -2 माइनस -1 इंटू दिस मस्ट गो ऑन, ब्रैकेट मत कॉम्प्रोमाइज करना, ब्रैकेट हमेशा। 3 इंटू -2 माइनस, ये जो येलो वाला माइनस है ना, फॉर्मूले का माइनस है, इसे मत चेंज करना। फिर आएगा माइनस, अब भैया जे वाले बंदे ढक दो जरा, 2 इंटू -2 -1 इंटू, तो 2 इंटू -2 -1 इंटू ब्रैकेट। अब आखिरी बारी किसकी? प्लस के कैप, जल्दी। 2 इंटू -1 2 इंटू -1 माइनस, तो 2 इंटू -1 माइनस, अब तो मनन में करते हैं, 3 इंटू -2 जल्दी, 3 इंटू -2 -6 -1 इंटू 1 -1 -1 और माइनस +1 -6 +1 -6 और +1 -5, तो -5 आई कैप। आगे आ जाओ, 2 इंटू -2 और 1 इंटू 1 1, तो -4 -1 -5 जे कैप या +5 जे कैप। बहुत बढ़िया, ये गलती करते हैं बच्चे,
अंदर -5 बन रहा है और बाहर माइनस पहले से है, तो क्या बन जाएगा? लास्ट 2 इंटू -1 और 1 इंटू 3 माइनस और 1 इंटू 3, तो -2 -3 क्या आ रहा है? तो आंसर आ गया आपके पास -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5। अब बताओ मुश्किल है आसान? पानी भरे के दे दे, पहले देख ले, यहां पे गधे वाली हरकतें हैं पूरी। आसान था मुश्किल था? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बच्चों, हमने ए क्रॉस बी तो निकाल दिया है, लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे ए क्रॉस बी नहीं पूछा। -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। आपको ए क्रॉस बी निकालना था, ठीक है, लेकिन आपको ए क्रॉस बी यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए था। जिसको यूनिट वेक्टर निकालना आता है बहुत बढ़िया, उसको पता है क्या करना है? क्या करना है? पहले मॉड निकालोगे। जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई कैप वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले का स्क्वायर। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 कितने? तो √75। इसको मैं लिख सकता हूं 5√3 शायद, कि नहीं 5√3। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया 5√3। वेक्टर ये रहा ए क्रॉस बी, और जो जानता है वो जानता है कि जब भी कभी यूनिट वेक्टर निकाला जाता है तो वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी वैल्यू। वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी ये रहा वेक्टर, ये निकाली वैल्यू, ये आ गई। तो वेक्टर को के डिनोमिनेटर में वैल्यू रख दो, वेक्टर को वैल्यू से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये हमने सीखा था। तो अगर मैं वेक्टर यानी वेक्टर के नीचे वैल्यू ले आऊं कि यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, देखो टोपी बनाई है मैंने, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाय 5√3। तीनों को डिवाइड कर दिया। जब भी आप वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हो यूनिट वेक्टर आ जाता है। 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, आंसर आ जाएगा माइनस आई कैप बाय प्लस जे कैप बाय माइनस। दिस इज योर फाइनल आंसर इसका। इज इट डिफिकल्ट? वी हैव टू एनी हाउ लर्न दिस मेथड। हम यूं तो आप जानते हो इन दोनों को लिख के इसको इससे करें, फिर इसको इससे करें, फिर इसको, वो तरीका भी कर सकते हैं, बट इट विल बी लॉन्गर। आपको पता नहीं है अभी, इट विल रिमेन शॉर्टर। अभी आप 2 क्वेश्चन और खुद से कर लोगे ना, आप बोलोगे भैया तो बहुत शॉर्ट तरीका है, वो बहुत लेंथी तरीका है। आई डोंट नो कितने स्कूलों में सिखाया, पर सिखाया तो होगा यार, सिखाया तो है क्या? अच्छा एक सवाल, 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस क्या होता है? 0। जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं, पढ़ा था सर, जब 2 वेक्टर पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। याद है? आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। याद आ रहा है ना? तो अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन में दे दिया कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, क्वेश्चन मुझे बता रहा है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो मैं बोलूंगा अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका क्रॉस क्या होगा? 0। अब देखो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से कैसे खेलता है। क्या लिखा है? कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 कैपिटल बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस ए जे कैप। ये ए बंदा मुझे नहीं बताना कौन है, वेरिएबल है, पता नहीं कौन है। अब क्वेश्चन मुझे जानकारी दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर। मैंने कहा अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस क्या होगा? तो मैंने सिंपल लिख दिया, अगर पैरेलल है तो क्रॉस क्या होना चाहिए? 0। तो निकाले क्रॉस। याद है क्रॉस निकालने का तरीका? देखो अगर आपको पता है 2 वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस 0 करने के बाद आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इक्वल टू 0 रखो, आंसर आ गया। जल्दी मैट्रिक्स आई नंबर जल्दी 3 3 9 बोलो 3 1 A3 1 A3 सही है। और इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। तो पहले ओपन करते हैं भाई, एक क्रॉस भी ओपन करेंगे। चलो आई कैप ब्रैकेट शुरू जल्दी 3 into 3 माइनस 3 into 3 a into माइनस जे कैप जल्दी
3 इंटू 3 माइनस, देख पा रहे हो ना, -1 इंटू, कौन कौन कह रहा है भाई ये हम कर लेंगे, ये हम कर रहे हैं, ये हो रहा है, रूहानी दीदी हो रहा है क्या? अब आएगा प्लस के कैप, 3 इंटू ए माइनस, अब ये जो ए क्रॉस बी है ये इक्वल टू किसके होना चाहिए? और पता है भैया, सीख लो इस बात को बच्चों, वेक्टर को जब जीरो के इक्वल रखते हैं ना तो तरीके से रखते हैं। ये वेक्टर है आईजे में है तो ये जीरो के इक्वल होगा तो ऐसे लिखेंगे हम, 0 आई कैप प्लस 0 प्लस 0, समझ रहे हो? तीनों जीरो होने चाहिए ना, तभी तो जीरो आएगा। अब बताओ, सिंप्लीफाई करो, 3 3 9 माइनस 9 है, क्या लिखा है? तो बताना मैं सही लिख रहा हूं, 9 माइनस 9 है ब्रैकेट में आई कैप, सही लिखा है? अच्छा, 3 3 9 1 9 माइनस 1, कुछ आया नहीं, इधर आ जाओ, प्लस 3a माइनस, और ब्रैकेट में ये आ गया ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है? तो इक्वल टू क्या रख दूं? 0 आई कैप, जे कैप तो है ही नहीं, प्लस 0। अब बताओ तुम ए कैसे निकालोगे? यहां तक आ गए भाई, अब ए कैसे? आई, अगर ये 0 के इक्वल है तो आई कैप वाला भाई आई कैप वाले भाई के, तो बताओ 9 माइनस इक्वल टू 0, नहीं आया। और के कैप कौन है? सॉल्व करो, 9 इज इक्वल टू, 9 से 9 कट गया 1, ए क्या आ गया? यहां भी सेम ही आ रहा होगा, 3a इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया, ए क्या आ गया? तो ए की वैल्यू क्या है? समझ में आया? बच्चे अक्सर मुझसे बोलते हैं भैया यहां तक तो आ गया, आपने वेक्टर निकाल लिया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालने के बाद आपने आई कैप जे कैप, अरे देखो अगर तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, ये तरीका है आइडियली फिजिक्स का। अगर नहीं आता तो इतना सोच लो कि अगर ए क्रॉस बी करके 0 आना चाहिए तो आई कैप के बगल वाला नंबर भी 0 होना चाहिए था, के कैप के बगल वाला नंबर भी 0 होना चाहिए था, और जे कैप का भी, जे कैप का तो 0 हो गया 9 माइनस 9, ये दोनों 0 होंगे तभी 0 के इक्वल आएगा। तो सिंपल इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। पूछ पूछ पूछ, पूछना है कुछ? पूछ। मैम आप आई कैप वाली टर्म को उसी साइड वाले जे, दोनों 0 के इक्वल है तो इक्वल रख के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेम ही आंसर आएगा। हम क्यों ऐसा तरीका अपनाए कि क्योंकि दोनों 0 हैं दोनों को इक्वल रख दो? नहीं, आई कैप वाले को आई कैप के बराबर रखते हैं, जे कैप वाले को जे कैप के। कोई वेक्टर तभी 0 होता है, सुन लो, कोई वेक्टर तभी 0 होता है, ए क्रॉस बी या कोई भी वेक्टर तभी 0 होता है जब आई कैप के बगल वाला नंबर भी 0 हो, जे कैप के साइड में भी 0 हो, और तो मुझे पता है ए क्रॉस बी करके आएगा 0, और यहां पर तो 9 माइनस 9 है, 3a माइनस 3 आ रहा है, मतलब ये भी 0 के इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल रखा, आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं आया तो हाथ नीचे रखिएगा, आ गया तो हाथ ऊपर करिएगा। मुझे ये बताओ, क्या उसने पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट का भरपूर यूज किया? उसने बोला दो वेक्टर पैरेलल हैं, ए की वैल्यू बताओ, बच्चे ने कहा पैरेलल है तो क्रॉस 0 होगा, पैरेलल है तो जो पिछली 2 कक्षा में थे वो जानते हैं, परपेंडिकुलर होता है तो डॉट 0 होता है, परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर तो उनका डॉट 0 होता है, वहां पर डॉट 0 करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। पैरेलल है तो क्रॉस 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के 0 रख दिया। समझ रहे हो? पैटर्न समझ रहे हो? श्योर? अच्छी बात है। एक फॉर्मूला और सिखाता हूं खत्म करने से पहले। जैसे हमने पढ़ा था ना बच्चों, ए क्रॉस बी, इधर देखो, ए क्रॉस बी की वैल्यू इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। पेपर ना इस पर प्रश्न बनाता है, हल्का सा, हल्का प्रश्न, और तुमसे पता क्या बोलेगा? मैं तुम्हें ए की वैल्यू दे रहा हूं, हम कहेंगे बढ़िया, बी की दे रहा हूं, अच्छा, ए क्रॉस बी वेक्टर दे रहा हूं, वैल्यू निकाल लेना। हमने कहा निकाल लेंगे। तो हमने कहा चाहिए क्या तुझे? वो क्या कहेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो साइन थीटा पूछेगा और बाकी सब कुछ दे देगा। तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं, साइन थीटा को यहीं रखो, बाकी सब नीचे ले जाओ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू अपॉन, बहुत बढ़िया, मॉड ए। आपने डॉट में भी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी।
अब ये जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा है, हमने क्रॉस के फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर ले गए, बस हो गया। अब क्वेश्चन आता है ऐसा, कह रहा है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट ए की वैल्यू 2 है, हमने कहा अच्छा, बी की वैल्यू 7 है, अच्छा, और ए क्रॉस बी वेक्टर ही दे दिया पूरा, हमने कहा इसकी वैल्यू दे। बच्चों को पता नहीं होता, आपके स्कूल में भी आप कई बार देखोगे ना, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चों को हमेशा लगता है यहां पर ए क्रॉस भी आता है, बच्चों से बोलते हैं ना, उन्हें फॉर्मूला याद होता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो बोलते हैं ए क्रॉस बी मॉड बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी मॉड बी साइन थीटा नहीं होता, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां पर मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर नहीं रखना उठा के, उसकी वैल्यू रखनी है, समझ रहे हो। कई बच्चे वेक्टर रख के आते हैं, डिवाइड करते हैं और कहते हैं साइन थीटा आ गया, वेक्टर में कैसे आ गया साइन थीटा, नंबर आना चाहिए ना। तो भाई ए क्रॉस बी नहीं चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, यहां पर ए क्रॉस बी का मॉड यानी वैल्यू चाहिए। और कैसे निकालते हैं वैल्यू, बताया था मैंने, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना हो तो तरीका होता है आई कैप वाले नंबर का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले नंबर का स्क्वायर प्लस, तो जल्दी से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, क्या आया, यानी कि सही है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की वैल्यू 7 आ रही है, मॉड ए मॉड बी 7, तो साइन थीटा इक्वल टू, बचपन में टेबल बड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की, साइन थीटा कब 1/2 होता है, साइन 30 होता है ना 1/2, तो हमने लिख दिया, सो थीटा इज इक्वल टू, हो गया। 3 नंबर 2 नंबर स्कूल एग्जाम बहुत सारे आते हैं, नहीं आया समझ में।